भी कमर और गर्दन सीधा करेंगे और एक ही इनहेल करते हुए ओम का उच्चारण। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Now rub your palm. Close your eyes. Then open your eyes with smile. आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। प्राकृतिक जो चिकित्सा है वो हमारी क्या है, किस पर आधारित है, उसके बारे में देखेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं योग एंड नेचुरोपैथी। ये 3.4 है, आपके सिलेबस में देखेंगे। इसमें क्या क्या देखना है, जो हम लोग पूरा आपका पेपर है, पेपर के अंदर जो कंटेंट आएगा आपका, डेफिनेशन ऑफ नेचर क्योर, फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी, आरोग्य रक्षा, पंचतंत्रास एंड देयर इम्पोर्टेंस इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ and prevention of disease, significance of physical and mental hygiene in personal life and prevention of disease। कि प्राकृतिक चिकित्सा की परिभाषा क्या है, मूलभूत सिद्धांत क्या है हमारे, आरोग्य रक्षक जो पंचतंत्र हैं 5, वो क्या कौन कौन से हैं हमारे, और फिर अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारी की रोकथाम में उनका महत्व, व्यक्तिगत जीवन में शारीरिक और मानसिक स्वच्छता का महत्व और बीमारियों की रोकथाम। ये पूरा आपका टॉपिक है। चलिए, एक बात तो सबको पता है, टॉपिक क्या है हमारा, प्राकृतिक चिकित्सा, मतलब जो प्रकृति से अपनी चिकित्सा हम कैसे कर सकते हैं। प्रकृति किससे मिलकर बनी है, पूरी प्रकृति यूनिवर्स जो है वो किससे मिलकर बना है, पंचमहाभूतों से। वो पंचमहाभूत कौन कौन से, अगर नीचे से क्रम में देखेंगे तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन आता है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इन पर ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो हमारी इसी पर आधारित है। पढ़ेंगे मंजू, अनम्यूट करेंगे मंजू जी। प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ एवं परिभाषा। प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति पर आधारित चिकित्सा को कहते हैं। शरीर से संचित विजातीय द्रव्यों को प्राकृतिक साधनों द्वारा निकालना एवं जीवन शैली को उन्नत करना तथा रोगग्रस्त जीवनी शक्ति को उन्नत करना तथा रोगग्रस्त अंग को जीवनी शक्ति प्रदान करना ही प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य है। हमारा शरीर क्यों बीमार पड़ता है, विजातीय द्रव्यों के संचित होने पर, कलेक्ट होने पर। ठीक है, और हम लोग क्यों और बीमार होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो गए हैं उनको निकालने की बजाय हम ऊपर से वो दवाएं लेते हैं जिनसे वो उभर कर बाहर ना आए। तो उसमें एलोपैथी क्या है, हमारे मान लो सिर दर्द हो रहा है तो एलोपैथी क्या कर रही है, सिर दर्द को दबाने की दवा दे रही है। जबकि सिर दर्द क्यों हो रहा है, या तो हमने भोजन देर से खाया है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण, या तो हमने भोजन अधिक खाया है डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या तो पित्त अधिक बन गया है, कई कारण हो सकते हैं। तो
हम जब प्राकृतिक चिकित्सा की बात करेंगे तो हम विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, और जब एलोपैथी की बात करेंगे तो वो हमारे सिम्टम पर काम करती है और हमारे जो प्रॉब्लम है, जो दर्द है, उसको दबाने में सपोर्ट करते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब एलोपैथी मेडिसिन पर जाता है, प्रिफर करता है, तो 6 महीने के बाद दूसरा रोग उत्पन्न हो जाता है। कोई डायबिटिक पेशेंट होगा, 6 महीने यदि दवा ले ले तो दूसरा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, नेक्स्ट 6 महीने बाद तीसरी प्रॉब्लम आएगी। एलोपैथी में कभी आपको ये समझ नहीं आएगा कि कोई भी डिजीज़ क्योर होने की जगह उसमें दूसरी ऐड हो रही है या वो खत्म हो रही है। तो ये डिसीजन हमारा है कि हम किस पैथी को चूज़ करेंगे। इमरजेंसी में, एक्सीडेंटल केसेस में, डायग्नोज के पैटर्न में एलोपैथी इज़ ऑल द बेस्ट। लेकिन अदरवाइज अगर हमने पूरा एक कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहिए, पूरी तरीके से अपने आप को ठीक करना है, तो फिर हमारी अदर पैथी जो है वो ऑप्शनल पैथी के रूप में हमें यूज़ जरूर करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ एवं परिभाषा। प्राकृतिक चिकित्सा पंच तत्व पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। प्राकृतिक चिकित्सा में 5 तत्वों का प्रयोग करके ही चिकित्सा की जाती है। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, इन तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। इन तत्वों के असंतुलन के कारण ही रोग की विकृति उत्पन्न होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में पंच तत्वों का संतुलन बनाकर रोग दूर होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति के निर्माणकारी सिद्धांतों के अनुसार शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक धरातलों पर सामंजस्य के साथ मानव निर्माण की व्यवस्था है। प्राकृतिक चिकित्सा का आधार ही रोग प्रतिरोधक क्षमता का संवर्धन करना है। कुदरत के कानून का पालन करने से रोग प्रतिरोधक शक्ति में तेजी से वृद्धि होती है। यह शक्ति रोगों को दूर करने में सहायक होती है। प्रणाम हेमंत भैया। प्रणाम डॉक्टर साहब। वो कर रहे हैं डॉक्टर साहब रिकॉर्ड? हाँ, रिकॉर्डिंग हो गई। कंटिन्यू करें मैंने? हाँ जी कंटिन्यू। तो ये हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में क्या लिखा हुआ है नीचे लाइन में कि प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति के निर्माणकारी सिद्धांतों के अनुसार शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक धरातलों पर सामंजस्य के साथ मानव निर्माण की व्यवस्था है। जब सभी आयामों पर काम किया जाएगा तो क्या होगा, ये हमारे मानव निर्माण की भी एक सुव्यवस्था है। क्योंकि जब शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से, नैतिक, आध्यात्मिक सभी रूप में स्वस्थ होंगे, या हमारा व्यक्तित्व संतुलित अवस्था में काम करेगा, या जिसे हम लोग बोलते हैं एक होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो ये सभी प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से किया जा सकता है। आगे पढ़ेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ एवं परिभाषा। शरीर पर प्रति क्षण अरबों खरबों रोगाणुओं का आक्रमण होता है, फिर भी शरीर अपनी सेल्फ हीलिंग व रिपेयरिंग एवं चिकित्सा की व्यवस्था स्वयं करता है। रोगाणुओं तथा रोग से लड़ने के लिए प्रत्येक प्राणी तथा वनस्पति में ये दिव्य जीवन शक्ति की प्रकृति ने टूट कर भरी है। प्रत्येक सजीव उस दिव्य जीवन शक्ति को लेकर पैदा होता है। जगत में जो भी सुख, स्वास्थ्य एवं सौहार्द की अभिव्यक्ति है वह उस जीवन शक्ति के कारण है। इस जन्मजात जीवन शक्ति को प्राकृतिक प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में इस शक्ति को विकसित कर विजातीय द्रव्य को बाहर निकाला जाता है। क्योंकि जब हमारे अंदर शक्ति उत्पन्न होगी, जीवनी शक्ति होगी, तो क्या होगा, हम विजातीय द्रव्य निकालने में हमें मदद मिलेगी। जब भी हमारी जीवनी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी तभी विजातीय द्रव्य के माध्यम से रोग बढ़ते जाएंगे। और जीवनी शक्ति पर्याप्त मात्रा में होगी तो यदि कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। जैसे कोविड-19 में हम लोग ने क्या देखा था, जो लोग हेल्दी थे, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, या तो वो कोविड से प्रभावित नहीं हुए, और यदि हुए भी तो जल्दी से वो ठीक हो गए। फिर उन्हें ऐसा नहीं हुआ कि बहुत लंबी प्रोसेसिंग में जाना पड़ा। प्राकृतिक चिकित्सा की परिभाषा है। लुइस पुणे के अनुसार प्राकृतिक प्रणाली जिसका की चिकित्सा के रूप में उपयोग करते हैं तथा जो दूसरी पद्धतियों से गुण में बहुत अच्छी है,
बिना औषधि ऑपरेशन के उपचार के आधार की शिक्षा है। बिना औषधि उपचार के आधार बिना की औषधि और ऑपरेशन के उपचार के आधार की शिक्षा है। JM जुसवाला के अनुसार प्राकृतिक चिकित्सा एक विस्तृत शब्द है जो रोगोपचार के सभी प्रणालियों के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक शक्ति एवं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ सहयोग करना है। ये व्याधि से मुक्त कराने का एक भिन्न तरीका है, जिसका जीवन स्वास्थ्य एवं रोग के संबंध में अपना स्वयं का एक दर्शन है। बेंजामिन हैरी के अनुसार प्राकृतिक चिकित्सा व्याधि से मुक्त करने तथा रोग का दर्शन है। प्राकृतिक चिकित्सा शरीर की स्वयं की आंतरिक सफाई एवं शुद्धिकरण की स्वीकृति देती है। इस प्रकार ये अशुद्धता एवं अनुपयोगी पदार्थ जो कि अधिक वर्षों के कारण एकत्र हो गया तथा जो सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न करता था, उसे निकाल फेंकता है। इसमें जो सबसे अच्छी डेफिनेशन है उसको फर्स्ट नंबर पे दिया गया है। ठीक, सभी ने अच्छी दी हुई है। ये सबसे सरल है क्योंकि सबसे अधिक काम जो लुईस हैं उन्होंने किया है। लुईस जो है ये क्या है, बोले कि प्राकृतिक प्रणाली जिसका कि चिकित्सा के रूप में उपयोग करते हैं। प्राकृतिक प्रणाली क्या है, वही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है, इनका चिकित्सा के रूप में प्रयोग करते हैं तथा जो दूसरी पद्धतियों से गुण में बहुत अच्छी है। फिर क्या है, बिना औषधि या ऑपरेशन के, ना उसमें औषधि कोई बाहर से दी जा रही है, ना कोई ऑपरेशन के, उपचार के आधार की शिक्षा, ठीक है। बिना ऑपरेशन के उपचार की नहीं है, उपचार की भी ठीक है, कुछ ऐसा गलत वर्ड नहीं कि आधार, किसी आधार का मतलब हो गया बेसिक पूरा है, बेस है यहाँ पर कि हम औषधि भी ना दें और ऑपरेशन भी ना करें, तब भी प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। बस इतना है कि एकदम फास्ट ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा पर ठीक किया जा सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा की अन्य परिभाषा। महात्मा गांधी के अनुसार प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से रोग मिट जाने के साथ ही रोगी के लिए ऐसे जीवन पद्धति का आरंभ होता है जिसमें पुनः रोग के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य के अनुसार प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ है प्राकृतिक पदार्थों, विशेषतः प्रकृति के 5 मूल तत्वों द्वारा स्वास्थ्य रक्षा और रोग निवारक उपाय। 5 मूल सबको पता है, वही पंच तत्वों की बात हो रही है, ठीक है। जब भी उपाय की बात हो रही तो वही 5 जो पंच महाभूत हैं उन्हीं के द्वारा चिकित्सा दी जाने की बात की जा रही है। प्राकृतिक चिकित्सा में उपचार का आधार है पंच महाभूत, ये 5 तत्व निम्न पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन तत्वों के आधार पर जो चिकित्सा दी जाती है उसे पंच तत्व चिकित्सा या पंच महाभूत चिकित्सा कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में पंच महाभूत एवं उनके उदाहरण। फर्स्ट महाभूत पृथ्वी, उदाहरण है मिट्टी की पट्टी, मिट्टी स्नान, और इसका उपयोग शरीर से विष को बाहर निकालना है। सूजन, बुखार, अपच में उपयोगी। दूसरा है जल, इसका उदाहरण जल स्नान, एनिमा, कुंजल, तनो स्नान और सीड बाथ, स्प्रे बाथ। तो इसके उपयोग या लाभ है पाचन तंत्र की सफाई, विषहरण, रक्त संचार सुधार, मन की शांति। अग्नि, इसका उदाहरण सूर्य स्नान, भाप स्नान, गर्म पट्टी। उपयोग है त्वचा को सक्रिय करना, रक्त संचालन, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना। वायु, खुली हवा में व्यायाम, प्राणायाम, ताजी हवा में रहना। इसके लाभ है फेफड़ों की क्षमता बढ़ाना, ऑक्सीजन की पूर्ति, मानसिक शांति। फिर आकाश, उदाहरण जैसे उपवास, शांत वातावरण में मौन साधना। इससे लाभ है शरीर को आराम, आत्मशुद्धि, पाचन तंत्र का सुधार, मानसिक स्थिरता। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
कि जो पंच महाभूत है, पृथ्वी से तत्व से कौन सी चिकित्सा हो रही है? मिट्टी पट्टी रखी जा रही है या मिट्टी स्नान। कई बार हम लोग गर्मियों में जो मुल्तानी मिट्टी होती है उससे भी नहा रहे होते हैं, ठीक है। और कई बार जो अच्छी मिट्टी होती है उसका पूरा लेप लगाने से शरीर की गर्मी क्या करती है? मिट्टी सोख लेती है। या कई बार कुछ ऐसे वो होते हैं ना, रेड रेड स्पॉट से आ जाते हैं, या फिर घमौरियाँ हो गई गर्मियों में, तो ये सब क्या है? मिट्टी स्नान से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। फिर इसके जल का हम लोग देख रहे हैं। जल में भी इसमें जो सबसे अच्छा जो जल का है, एक तो कुंजल है जो हम लोग बाहर करते हैं, ये किसका? कर्म का जो सटक्रियाएँ हैं उनका पाठ है। फिर एक है इसमें जिसे बोलते हैं जल स्नान। तो जल स्नान अपने आप में क्या, एक तरह की थेरेपी है। कभी भी हम लोग देखिए कि कितनी भी थकान हो, बहुत नेगेटिविटी हो, बाहर से आए हों, मन ना लग रहा हो, जैसे ही नहाते हैं तो एक फ्रेशनेस आ जाती है। तो जल स्नान जो है, जब हम मौसम के अनुसार टेम्परेचर लेते हैं जल का, तो वो हमारे लिए एक थेरेपी है। फिर यहाँ पर एक थेरेपी होती है जिसको जब आप लोगों के पास समय हो तो कभी देख लेंगे, जिसे बोलते हैं टब बाथ। कि टब बाथ क्या है? जिसमें हम जो नाभि से नीचे वाला हिस्सा और जो हमारे थाई मसल्स है वहाँ तक के हिस्से को पानी में डुबो कर रखते हैं। जैसे जो कपड़े धुलते हैं उन टब में भी लोग बैठते हैं, और थोड़ा सा कुछ अलग टब भी आते हैं जो स्पेसिफिक आते हैं, तो उनके अंदर ऐसा पानी रखा कि नाभि से नीचे रहे, और उसमें उस पानी में यदि आधे घंटे हम लोग डेली बैठें तो 30 डेज़ के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से संबंधित, किडनी से संबंधित जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम अपने आप क्योर होने लगते हैं। इतना उसमें एसेंस होता है, मीन्स वो हमारे शरीर की गर्मी को पूरी तरीके से पानी में ले लेता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जितने भी हमारे जो वहाँ के ऑर्गन हैं वो अपने आप सही ढंग से काम करना नेचुरल वे में शुरू कर देते हैं। तो सबसे अधिक एक जल स्नान, कुंजल, और इसके बाद जो 3rd नंबर पे है वो टब बाथ है। फिर आते थर्ड में अग्नि स्नान जो बोलते हैं, जिसे हम लोग सूर्य स्नान बोलते हैं, सन बाथ बोलते हैं। ये क्या है? ये सुबह के समय है कि जब हमारा सूर्योदय से लेकर, तो सूर्योदय के टाइम की जो धूप होती है वो ध्यान साधना के लिए तो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से 1 घंटे बाद की जो धूप होती है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद। जैसे मान लो सुबह अभी तो 5 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो 6 से लेकर के 7 बजे की जो धूप है ये हमारे लिए यूज़फुल है। ठंड के समय 6:30 के आसपास सूर्योदय हो रहा है, तो वहाँ पर 7:30 से मीन्स 7:30 to 8:30 या 9 तक का जो हमारा 9 AM तक का टाइम है, वहाँ जो धूप है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर है। और जो हमारा सन बाथ है वो करें कैसे? पहले नाभि की तरफ से सामने की ओर से लें और फिर बैक से स्पाइन, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं उनको कौन एब्जॉर्ब करता है सही से? एक हमारी नाभि, नावल पोर्शन में एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। फिर हमारी जो रीढ़ है, स्पाइन है, उसमें सूर्य की जो ऊष्मा है या सूर्य की जो किरणें हैं वो वहाँ एब्जॉर्ब होती हैं, जिससे हम प्रॉपर तरीके से हेल्दी फील करना शुरू करते हैं। इवन कितनी भी हमारे स्पाइन में प्रॉब्लम हो वो भी धीरे धीरे करके क्योर होना शुरू हो जाती है। ठीक, तो ये क्या है? ये हमने देखा किसके बारे में? सन बाथ के बारे में। फिर इसमें सन बाथ में दूसरा भी है कि जो हम लोग सेक लेते हैं, स्टीम बाथ भी हो गया इसी में। फिर जब भी हम लोग गर्म चीज़ों से, बॉटल से सिकाई करते हैं, वो भी इसी का पार्ट है हमारा फायर एलिमेंट का। इसके बाद 4th नंबर में देखते हैं वायु, एयर को देखते हैं कि ये क्या है? खुली हवा में व्यायाम करना, प्राणायाम करना, ताज़ी हवा में रहना। तो यदि हम लोगों के पास ये है तो अच्छा है, नहीं तो फिर इसमें कुछ चीज़ें, जैसे हम लोग कई बार बताते हैं कि अपने पास तुलसी का पौधा रख लिया यदि हम प्राणायाम कर रहे हैं, क्योंकि हम जितना भी श्वास ले लें वो मैटर नहीं करता है। जो हवा श्वास के माध्यम से अंदर जा रही है उसमें यदि ऑक्सीजन का लेवल ठीक है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर है। नहीं तो फिर अधिक प्राणायाम करने वाले लोग जो दिल्ली में थे कोरोना के टाइम, वो लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आए। क्यों आए? क्योंकि वातावरण में पोल्यूशन है, तो एयर में ऑक्सीजन नहीं ले रहे थे, वो क्या ले रहे थे? जो हमारा पोल्यूशन है, पॉल्यूटेड एयर जा रही थी, तो ऑक्सीजन था ही नहीं। तो उसके कारण जो प्राणायाम नहीं कर रहे थे उससे प्राणायाम करने वाले लोगों के लंग्स की समस्या कई गुना बढ़ गई थी। तो इसको भी ध्यान में रखना है। फिर क्या है
कि जो हमारी फेफड़ों की क्षमता मीन्स लंग्स की जो कैपेसिटी है वो कब बढ़ेगी, जब ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसके बाद आते हैं आकाश, जो हमारा स्पेस एलिमेंट। ये क्या है, उपवास। जो हमारा फास्टिंग है, शांत वातावरण, मौन साधना। जितना हम शांत रहते हैं उतना हमारी जो ब्रेन की पावर होती है वो बढ़ती जाती है। जो पेशेंस है, हमारा धैर्य है, वो बढ़ता जाता है। बोलकर हमारा धैर्य नहीं बढ़ता है, शांत रहने से धैर्य बढ़ता है। शांत रहने से हमारी शक्तियाँ डेवलप होती हैं। तो ये क्या है, ये आकाश तत्व है। इसमें जब हम जिस स्थान को खाली छोड़ देंगे, मतलब फास्टिंग क्या है, भूख में भोजन नहीं किया, तो ये क्या, खाली छोड़ना, तो वो आकाश तत्व विकसित होगा। फिर शांत वातावरण का मीन्स हो गया जहाँ पर आवाज़ें ना हो, ये भी खाली हो गया आवाज़ों से वातावरण, ये भी आकाश तत्व से कनेक्टेड हो गया। मौन साधना, जितना हमारे शब्द हम नहीं बोल रहे हैं वो सब क्या है, सब आकाश तत्व को विकसित करता है। आकाश तत्व से के विकसित होने से क्या होगा कि जितना आकाश तत्व विकसित होता है उतना व्यक्ति गिले शिकवे शिकायतों सबसे मुक्त हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आकाश तत्व विकसित होता है अपने आप हमारा दिल दिमाग का स्तर बढ़ता चला जाता है। जो छोटी छोटी चीज़ों में हम उलझते हैं उन सब से बाहर नहीं होते। क्योंकि जब भी आप कभी देखेंगे आकाश को, अगर थोड़ी देर आप देखेंगे तो थोड़ी देर देखने के बाद विदिन 15 मिनट्स में एक थेरेपी है पूरा कि यदि 15 मिनट कोई भी व्यक्ति आकाश को 10 दिन देख ले, 11 दिन देख ले, तो उसके अंदर से शिकायतें खत्म हो जाएंगी। जिसके अंदर शिकायत होगी वो आकाश देख नहीं सकता, और जो आकाश देखेगा 10 मिनट 15 मिनट वो शिकायत रख नहीं सकता। ठीक है, इतना फास्ट ये थेरेपी काम करती है। तो ये जो पंच महाभूत हैं ये किस लिए हैं कि जो हमें जैसी समस्या हो उस समस्या के निवारण के लिए हम वैसे विकल्प चूज़ करें। अब यदि हमें इन सब का उपयोग करना है तो क्या करना है कि डेली कुछ भी ना करना हो, सिंपल देख ले ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि पृथ्वी तत्व को कि हम विदाउट स्लीपर चलें, घर में जहाँ स्लीपर की ज़रूरत हो तब पहने, अदरवाइज ज़मीन पर चलें। अभी हम लोगों ने क्या स्लीपर भी पहने हैं, कारपेट भी बिछे हुए हैं, तो हमारा ज़मीन से कनेक्शन ही नहीं हो रहा है। जब ज़मीन से हम कनेक्ट नहीं होंगे तो हमारा पृथ्वी तत्व वीक होता जा रहा है। और अच्छा करना हो तो जो गार्डन वगैरह है, मिट्टी वाली जगह है, वहाँ थोड़ी देर चले, तो ये क्या है हमारा जो पृथ्वी तत्व है उसको विकसित कर दें। ब्रेक निकालना है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। हवा भरवा के पोल्यूशन बनवा लिया। बाकी मैम 1 मिनट माइक म्यूट करें, तो पृथ्वी तत्व विकसित होगा। फिर उसके बाद क्या, सामने की ब्रेक निकाल रही, पीछे की सामने की ब्रेक चल ही नहीं रही, मतलब वो है ही नहीं। इसके बाद देखते हैं हम लोग जल तत्व। तो पहले हमने आकाश को कैसे विकसित करें, अब आकाश से नीचे आते हैं पृथ्वी पर कि स्टार्टिंग करते हैं नीचे से ऊपर की। तो पृथ्वी तत्व के लिए जमीन पर चलना। भारती में माइक म्यूट करेंगे। नहीं चल रहा है, ठंडी लग रही है, बाइक का डिस्प्ले नहीं चल रहा, डल लेगा बोली ना चले जाना एक दोनों तीनों ट्रिप पे भारती में माइक म्यूट करेंगे प्लीज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी में जल तत्व। जल तत्व में क्या है कि हम सुबह के समय, सुबह जब उठते हैं सूर्योदय से पहले 9 बजे तक जल की मात्रा सही लें पीने में। वो नींबू डालकर लेना हो, शहद डालकर लेना हो, हल्दी वाला पानी, तुलसी वाला पानी, जो भी आप जैसा पीना चाहें वो पानी लें। सुबह के समय 9 बजे तक अधिक पानी लेने से क्या होगा कि हमारे शरीर की जो गंदगी है वो सब शरीर से बाहर हो जाएगी। जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो हमारे शरीर से बाहर हो जाएंगे, बॉडी टोटली डिटॉक्सिफाइड हो जाएगी। फिर जल तत्व में और क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक तो हमने पानी पी लिया। फिर दूसरा, यदि हमें लग रहा है पित्त की समस्या लग रही है, कफ की समस्या लग रही है, तो हमने कुंजल भी कर लिया। फिर सही जल से, ठंडे जल से या जो फ्रेश हम लोगों क्या आ रहा है जल, उससे हमने स्नान कर लिया। फ्रेश जल, टंकी वाले की बात नहीं कर रहे, जो ऑलरेडी भर जाता है टंकी में, उसकी बात नहीं कर रहे। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि जो जल स्नान है वो देख लें कि हमें गर्म की ज़रूरत है या ठंडे की ज़रूरत है या नॉर्मल की। ये
यदि किसी को समस्या है तो समस्याग्रस्त जो लोग हैं वो इस बात का भी ध्यान रखें कि कैसे जल की हमें आवश्यकता है। फिर आते हैं इसी में जो हमारा स्टीम बात है, वो तो खैर इसमें आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा जल स्नान में। फिर जल वाले स्नान में और भी चीज़ें हैं, जिसे हमने बोला था अभी टब बाथ। टब बाथ क्या है, वो हमने कटी स्नान भी बोलते हैं उसे। उसको करने से हमारे शरीर के कम से कम 40% रोगों को दूर करने में कटी स्नान सपोर्ट करता है। अब आते हैं, देखते हैं अग्नि, जो फायर एलिमेंट है उसको देख लेते हैं। सूर्य स्नान क्या है, सूर्य स्नान उन लोगों के लिए अधिक जरूरी है या आवश्यक है जिनको बोन से संबंधित प्रॉब्लम्स है, आर्थराइटिस वगैरह है, उनके लिए। दूसरा, जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं उनके लिए, जो लोग बहुत थका हुआ फील करते हैं उनके लिए, जिनका कॉन्फिडेंस लो है उनके लिए। तो ये सब क्या है, हमें अगर अपने आप को डेली ठीक रखना है तो थोड़ी देर के लिए हम सूर्य उदय के बाद आधे घंटे 15 मिनट कोई भी काम हमने सूर्य की रोशनी में कर लिया, तो ये हमें क्या होगा, डेली हमें एक डोज मिल रही है जिसकी हमें ज़रूरत है फायर एलिमेंट की, वो हमें सूर्य के द्वारा डेली मिल रहा है। फिर नेक्स्ट आते हैं वायु। एयर क्या है, खुली हवा में व्यायाम, प्राणायाम, ताज़ी हवा में रहना। तो ये हमें अपनी स्वेच्छा से चूज़ करना है कि ऐसा वातावरण है या नहीं है। नहीं है तो थोड़ा सा ग्रीनरी लगा लें। और इसके बाद जो तुलसी के पौधे हैं उससे सरल कुछ भी, तुलसी और मनी प्लांट सबसे सरलतम ढंग से इनको ग्रो कराया जा सकता है। तो इनको अपने आसपास रखें, तो ये भी हमारे खुली हवा में या जो हमारी हवा में ऑक्सीजन हमें मिलनी चाहिए वो हमें पर्याप्त मिल सकती है। फिर आते हैं आकाश, जिसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं कि खुली हवा में या शांत वातावरण में रहना, मौन साधना करना, उपवास करना। नेचुरोपैथी का कॉन्सेप्ट है कि 12 घंटे का उपवास, फास्टिंग सभी को करनी चाहिए, जिससे उनका दिमाग प्रॉपर तरीके से कार्य कर सकता है। तो ये हमने क्या देखा, प्राकृतिक चिकित्सा में पंच महाभूत और उनके उदाहरण या उनका क्या रोल है और कैसे रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे अंजुमन। प्राकृतिक चिकित्सा, नेचर क्योर। प्राकृतिक चिकित्सा की परिभाषा। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो शरीर की स्वतः ही रोगों को ठीक करने की क्षमता को बढ़ावा देती है। इसमें किसी रसायन या औषधि का प्रयोग न करके प्राकृतिक तत्वों जैसे वायु, जल, सूर्य, मिट्टी और भोजन का उपयोग किया जाता है। मुख्य उद्देश्य, शरीर, मन और आत्मा में संतुलन स्थापित कर स्वस्थ जीवन की प्राप्ति। प्राकृतिक चिकित्सा के मूल सिद्धांत, ये कुल 10 होते हैं जिन्हें हम अगली पीपीटी में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग पूरे 10 सिद्धांत को एक साथ पढ़ते हैं। आरोग्य रक्षक पंचतंत्र। प्राकृतिक चिकित्सा में स्वास्थ्य की रक्षा हेतु 5 आधारभूत तत्व बताए गए हैं, जिन्हें आरोग्य रक्षक पंचतंत्र कहा जाता है। महत्व, इन पंचतंत्रों का पालन करने से रोगों की रोकथाम, प्रिवेंशन और स्वस्थ जीवन संभव होता है। ये शरीर को प्राकृतिक रूप से रोग प्रतिरोधक बनाते हैं। पंचतंत्र विवरण। आहार, डाइट, संतुलित, प्राकृतिक व ताजे फल सब्जियों पर आधारित आहार। निद्रा, समय पर पूरी नींद लेना, शरीर को आराम देना। व्यायाम, एक्सरसाइज, शारीरिक गतिविधियां, योगासन, चलना, सूर्य नमस्कार। विचार, सकारात्मक सोच, तनाव मुक्त जीवन, मानसिक संतुलन। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण, संयमित जीवन शैली। हम लोग ने आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य किसमें पढ़ा है? स्वस्थ व्रत आयुर्वेद के 3 स्तंभ हैं। कौन कौन से? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। रोग प्रतिरक्षा के पंचतंत्र कौन से हैं हमारे? 3 तो वो हो गए। फिर हमारा व्यायाम और विचार। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक हमने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या देखा? पंच महाभूत, प्राकृतिक चिकित्सा का मूलभूत आधार जिसके द्वारा चिकित्सा दी जाती है।
फिर पंचतंत्र देखा, पंचतंत्र में 5 जो तंत्र हैं वो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये ऐसे याद कर लेंगे। और सीक्वेंस में देखना तो आहार निद्रा के बाद व्यायाम और विचार, फिर ब्रह्मचर्य पर आएंगे। उसके बाद अब इसके बाद हम लोग अभी देखते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं जो हमारे 10 सिद्धांत हैं प्राकृतिक चिकित्सा के, उनको देखें। आवश्यक नोट, एक पंचतंत्र और भी है जो आधुनिक है तथा जिसका निर्माण जीवन शैली में नियमित रूप से ढालने के लिए स्वर्गीय डॉक्टर बी वेंकट राव द्वारा किया गया था। अब यहाँ रुकिए, कुल मिलाकर जो यहाँ पर रुकिए। आरोग्य रक्षक पंचतंत्र का निर्माण स्वर्गीय डॉक्टर बी वेंकट राव द्वारा किया गया था, जिनके पास अपार ज्ञान था और उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया था। प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अपने 40 वर्षों के अनुभव के बाद वह इन 5 बुनियादी सिद्धांतों के साथ आए, जिनका पालन स्वस्थ रहने और स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए हर कोई कर सकता है। तब से 1970 के दशक से ये सिद्धांत लगातार लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के पास आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रथम, दिन में 2 बार खाएं। दिन में 2 बार पौष्टिक भोजन करें। पका हुआ भोजन खाने से पहले कुछ फल और कच्ची सब्जियों का सेवन अवश्य करें। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, प्रोसेस्ड फूड और परिष्कृत चीनी, रिफाइंड शुगर से बचें। ये समझें, क्लियर हो कि पके हुए भोजन से पहले फल और कच्ची सब्जियां क्यों खाएं? क्योंकि फल और कच्ची सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पानी है और फाइबर है। तो जब हम फाइबर पहले ले लेते हैं तो क्या होता है, जो बड़ी आंत है उसमें फाइबर जब पहले पहुंचेगा तो जितना भी हम एसिडिक फूड लेंगे वो उसके ऊपर जाकर चिपकेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो एसिडिक फूड जब हम पहले ले लेते हैं और फाइबर हमने बाद में, बहुत सारे लोग आज भी उनको पता है कि जो फ्रूट्स हैं वो कब लेंगे, दिन में लेंगे या शाम वाले नाश्ते से के समय लेंगे। तो उन्हें लगता है जो पका हुआ भोजन पहले खा लें, बाद में फ्रूट्स खा लेंगे। रियलिटी क्या है, फ्रूट्स और सैलड पहले खाएंगे और फिर भोजन लेंगे जो पका हुआ भोजन है, तो वो हमारी बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में चिपकेगा नहीं। और जब वो चिपकेगा नहीं तो क्या होगा कि भोजन हमने जितना भी एसिडिक लिया है, नीचे फाइबर है, तो वो सही समय पर हमारे शरीर से बाहर हो जाएगा। भोजन का एसेंस लेने के बाद प्रॉपर वे में वो हमारे शरीर से बाहर हो जाएगा। द्वितीय, प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर पानी पिएं। खुद को हाइड्रेट रखने के लिए नियमित अंतराल पर साफ पानी पिएं। पानी शरीर से चयापचय और विषाक्त अपशिष्टों को बाहर निकालने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। भोजन के दौरान पानी पीने से बचें। भोजन से पहले और बाद में कम से कम 30 मिनट का अंतराल रखें। तो ये क्या है, ये हमारे भोजन से लगभग बहुत सारे लोग फॉलो भी करते, नहीं करते तो ध्यान में रखना है कि कितना पानी कम से कम पीना है हमको। और दूसरा, भोजन के समय पानी ना, क्योंकि भोजन के समय पानी क्या है, जैसे हवन कुंड में पानी डाल दें तो अग्नि बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी, वैसे ही हम भोजन करते समय पानी पिएंगे तो हमारा जो अग्नि तत्व है भोजन को पचाने के लिए, जठर अग्नि है, वो क्या हो जाएगी, मंद पड़ जाएगी, स्लो हो जाएगी। तृतीय, प्रतिदिन 1 घंटा व्यायाम करें। इस प्रकृति के हिस्से के रूप में मनुष्य कड़ी मेहनत, खोज से अपना भोजन प्राप्त करने के लिए बना है। अब जब काम के बिना भोजन उपलब्ध है तो हमें शरीर को कुशल बनाने के लिए व्यायाम को लाने की जरूरत है। रोजाना व्यायाम करने से शरीर में अच्छा परिसंचरण सुनिश्चित होता है और पसीना त्वचा के माध्यम से विषाक्त अपशिष्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। यह जोड़ों और मांसपेशियों को लचीला बनाता है। कुछ सांस लेने के व्यायाम के साथ घर के अंदर व्यायाम किया जा सकता है। तो 1 घंटा व्यायाम करना सभी के लिए इन्होंने आवश्यक बताया। क्यों बताया कि शरीर में जो हमारी स्किन है, इसके माध्यम से भी जो हमारे टॉक्सिन्स हैं वो हमारे शरीर से बाहर जाए। चतुर्थ, दिन में 2 बार प्रार्थना, ध्यान, उपासना करें। प्रार्थना मन के लिए भोजन है। यह दिन भर की नौकरी के लिए हमारी शक्तियों और क्षमताओं पर चिंतन करने में मदद करता है।
और प्रार्थना इस समझ के साथ मन को तनाव मुक्त करने में भी मदद करती है कि हम सभी समान और समान रूप से कमजोर हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रार्थना सुबह की चाबी और शाम की कुंजी है। दिन में 2 बार प्रार्थना करनी चाहिए। मतलब प्रार्थना के माध्यम से हम अपने आप को दोबारा हील करते हैं। जो भी हमारे काम करते करते हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आ गई है, या ये कहते हैं कि कई बार हेल्पलेस फील करते हैं या डीमोटिवेट फील करना शुरू करते हैं, तो प्रार्थना के माध्यम से अपने आप को रिचार्ज। पंचम, सप्ताह में 1 बार उपवास करें। उपवास का तात्पर्य स्वेच्छा से कुछ समय के लिए भोजन से परहेज करना है। प्रतिरक्षा में सुधार के लिए सप्ताह में 1 बार सादा पानी, शहद पानी या नारियल पानी के साथ उपवास करना अच्छा है। यह पाचन तंत्र को आराम देता है और विषहरण में मदद करता है। यह शरीर की टूट फूट को ठीक करने में मदद करता है और शरीर को फिर से जीवंत बनाता है। ये क्या है, 1 हफ्ते में कई बार बहुत सारे लोग करते हैं। तो उपवास का मतलब क्या है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना। ठीक है, तो 1 हफ्ते में 1 बार यदि हम लोग लिक्विड में फास्टिंग करते हैं तो वो हमारे पूरे शरीर की गंदगी को हटा देती है। व्यक्तिगत जीवन में शारीरिक और मानसिक स्वच्छता का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हाइजीन। शारीरिक स्वच्छता, फिजिकल हाइजीन, नियमित स्नान, स्वच्छ वस्त्र, दांतों और बालों की सफाई, संक्रमित रोगों से सुरक्षा, रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक। मानसिक स्वच्छता, मेंटल हाइजीन, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता से दूर रहना, ध्यान, प्रार्थना, सकारात्मक सोच को अपनाना। मानसिक संतुलन से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। तो हमने शारीरिक स्वच्छता में किन बातों का ध्यान रखना है, स्वयं का, अपने शरीर का कैसे सफाई रखें, संक्रमित रोगों से कैसे सुरक्षा करें, ये हम लोग शारीरिक स्वच्छता में देख रहे हैं। फिर मानसिक में क्या है कि मेंटल जो हमारी थॉट प्रोसेस है वो इतना क्लीन हो कि वहाँ पर क्रोध, ईर्ष्या, चिंता तो हो सकती है, उसको तो नहीं कह सकते, लेकिन क्रोध और ईर्ष्या क्या है, ये हमारे मेंटल लेवल को कमज़ोर करते हैं। फिर क्या है, ध्यान, प्रार्थना, सकारात्मक सोच को अपनाना, जिससे हमारा जो चिंता का स्तर है या चिंता जो हम फील कर रहे हैं उसको हम दूर कर पाएँ। क्योंकि सकारात्मक सोच होगी तो हम अपने कार्य को एक दिशा दे पाएंगे, और जब कार्य को करने में हमें डायरेक्शन मिलता है तो चिंता अपने आप कम हो जाएगी या दूर हो जाएगी। फिर क्या है, मानसिक संतुलन से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। अब ध्यान दें, तनाव और चिंता दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे हम योग के माध्यम से, अपनी डाइट के माध्यम से कंट्रोल में कर सकते हैं। रोगों की रोकथाम में इनका महत्व। इम्पोर्टेंस इन प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस। रोग हमारी गलत आदतों का परिणाम है। पंचतंत्र, स्वच्छता व सकारात्मक जीवन शैली अपनाने से रोगों को शुरू होने से पहले ही रोका जा सकता है। इससे स्वास्थ्य, दीर्घायु और मानसिक प्रसन्नता बनी रहती है। अब हम लोग जो देखेंगे इनकी हेडिंग्स को आप नोट करते जाएंगे। ठीक है, केवल हेडिंग्स को, जो 10 मूल हमारे सिद्धांत हैं मूलभूत, इनको सभी को लर्न करना है। ठीक है, क्या क्या लर्न करना है पूरे प्राकृतिक चिकित्सा में, कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा किस पर आधारित है वो, फिर प्राकृतिक चिकित्सा में जो पंचतंत्र हैं हमारे रोग रक्षा पंचतंत्र हैं वो, फिर उसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत। बस इतना, ये क्या है, ये आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पर आपके सभी क्वेश्चन लगभग सही हो जाएंगे। पढ़ेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत। प्राकृतिक चिकित्सा में स्वास्थ्य संवर्धन, रोगों से बचाव व रोगों को ठीक करने के साथ ही आरोग्य प्रदान करने की अपूर्व क्षमता है। अगर उसे अच्छी प्रकार से अपनाया जाए तो रोगों का निराकरण बिना खर्च के किया जा सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा में समस्त बीमारियों का मूल कारण प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना ही माना जाता है।
प्राकृतिक चिकित्सा के 10 मूलभूत सिद्धांत हैं, जिसका पालन करने से मनुष्य अपने स्वास्थ्य का संरक्षण कर सकेगा। सबसे पहला है, सभी रोग एक हैं और उनका कारण भी एक ही है और उनका उपचार भी एक ही है। शरीर में विजातीय पदार्थों का संग्रह हो जाना ही रोग का कारण बनता है। इस विजातीय पदार्थों का निष्कासन हो जाना ही चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का मौलिक सिद्धांत सभी रोग एक विजातीय पदार्थ है। रोग को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसी प्रकार एक ही विजातीय द्रव्य के अलग अलग स्थान पर एकत्र होने के कारण रोग के अनेकों नाम हैं। अर्थात रोगों का कारण भी एक है और उसका उपचार भी एक ही है, विजातीय द्रव्यों का निष्कासन। क्या ऊपर हेडिंग दी हुई है, सभी रोग एक है, उनका कारण भी एक है और उनका उपचार भी एक है। रोग एक का मतलब अभी हम लोगों के यदि किस बाल झड़ रहे हैं तो हम दूसरी बात समझ रहे होते हैं, आँखों में वीकनेस आ रही है तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, कानों में सुनाई कम पड़ रहा है तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मान लो स्मेल आ रही है मुख से तो दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दांतों की समस्या है दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो सभी रोग एक हैं और उनका कारण भी एक ही है। इसका अर्थ हुआ कि यदि हमारा पाचन तंत्र ठीक ढंग से काम कर रहा है तो फिर सभी रोग नहीं होंगे, और नहीं काम कर रहे हैं पाचन तंत्र हमारा तो सभी अपनी अपनी एरियाज में अलग अलग रोग होंगे। कई बार जब मोटापा बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है तो किसी के यहाँ पर ओबेसिटी शोल्डर के ऊपर बढ़ती है, किसी के गर्दन के साइड में, किसी के पेट के साइड में, किसी के हिप के साइड में। तो ये क्या है, और कई बार होता है कि ओवरऑल पूरा व्यक्ति मोटा होता है और कई बार पूरा व्यक्ति सभी जगह से मोटा नहीं, किसी एक जगह पर्टिकुलर एक जगह पर मोटापा अधिक होता है। लेकिन अब हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि इनका मोटापे के अलग अलग कारण, मोटापा का कारण एक ही है कि जो ये खा रहे हैं या जो भी हम लोग भोजन ले रहे हैं वो कैलोरी बर्न नहीं हो रही है, क्योंकि भोजन से हमें जितनी ऊर्जा मिली है, जब वो ऊर्जा हमारी किसी काम में लगेगी नहीं तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं मोटापा के सिम्टम दिखाई देंगे। तो क्या हुआ कि कारण एक है और फिर अभी आगे देखेंगे, और उपचार भी एक है। उपचार एक होने का मतलब क्या है कि बॉडी से जैसे विजातीय द्रव्यों को हम बाहर करेंगे पूरा शरीर हमारा स्वस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये जो 10 नाम है ये कल सब लर्न करके बैठेंगे, ठीक है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सबको लर्न करके बैठना है, पढ़ेंगे आगे। सेकंड है, तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। तीव्र रोग एक उपचारात्मक प्रयास है, ये हमारे शत्रु नहीं होते। तीव्र रोग जल्दी आते हैं और जल्दी ही चले जाते हैं। जीर्ण रोग तीव्र रोगों को दबाने से और गलत उपचार से पैदा होते हैं। तीव्र रोग बड़ी बीमारी आने व शरीर में अंजू जी एक मिनट, तीव्र नहीं है, तीव्र है, तीव्र। वो उच्चारण लेवल दिया लग रहा है, ठीक। तीव्र रोग बड़ी बीमारी आने व शरीर में विजातीय द्रव्य एकत्रित होने का संकेत देते हैं। ये हमें पूर्व सूचना प्रदान करते हैं, इसलिए ये हमारे मित्र होते हैं। तीव्र रोग के कारण शरीर से विजातीय द्रव्यों का निष्कासन भी हो जाता है, जैसे उल्टी, दस्त होने से पेट और आंतों की सफाई हो जाती है। जुकाम व बुखार में यही विजातीय द्रव्य पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं और जीवनी शक्ति का पुनः विकास होने लगता है। तीव्र रोग हमारे विष को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। आदत पड़ चुकी है ना, वो क्या होता है ना, जो एक पंजाबियों वाला जो एक टोन होता है ना, उसमें हेमंत भैया वही निकलता है। हाँ, होता है पंजाब और हरियाणा में दोनों में दिक्कत आती है। वो पढ़ सही रहे लेकिन वो हम लोग एकदम क्लियर अलग कर लेते हैं ब्रा को, उसका जो नीचे वाला था वो उसी में जुड़ जा रहा है। पढ़िए। किंतु हम घबराकर औषधियों के माध्यम से उनके कार्य में रुकावट डाल देते हैं, जिससे तीव्र रोग कुछ समय बाद जीर्ण रोग का रूप ले लेते हैं। तो ये जो हमारे क्या ऊपर हेडिंग पड़ी हुई, तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते। तीव्र का मीन्स हो गया जो रोग अचानक से आते हैं। अचानक का मतलब जैसे कई बार होता है एकदम सब सही चल रहा है, एकदम से बाहर से आए गर्मी से उल्टी आने लगी,
कोई भी चीज़ हमने ऐसी खाई जिससे सब सही चल रहा था, दस्त आने, लूज मोशन आने लगे, ईचिंग होने लगती कई बार बॉडी में, अचानक से छींक आने लगती है, जुकाम हो गया, बुखार आ गया, ये सब किस में आते हैं, और सिर दर्द होने लगा। ये 6 से 7 ऐसे रोग हैं जो सडन हमारी बॉडी में इनके सिम्टम दिखाई देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी से कोई ना कोई एलोपैथी मेडिसिन ले ली। होना क्या चाहिए कि उल्टी, दस्त, फीवर और ईचिंग बॉडी में होने लगे, सर्दी, जुकाम, खांसी, सिर दर्द, ये सब में हमें कम से कम 1 से 3 दिन का वेट करना चाहिए। और 1 से 3 दिन हमें क्या सावधानी रखनी है कि जो अन्न वाली डाइट है उसको अवॉइड कर दें, जो अन्न वाला भोजन है उसे अवॉइड कर दें, जितने मिल्क प्रोडक्ट हैं उन्हें अवॉइड कर दें, केवल हम लिक्विड वाली डाइट पर आ जाएं, या फिर भोजन भी लेना है तो जैसे गरम वो मूंग की दाल है उसका पानी ले लिया, मतलब केवल लिक्विड वाली डाइट लेंगे। और नींबू पानी हो गया, शहद हो गया, नारियल पानी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है कि हमारे अंदर जो गंदगी इकट्ठा हो गई, जो विजाती द्रव्य इकट्ठे हो गए हैं, वो धीरे से बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही वो बाहर निकलेंगे ऑटोमेटिक हमारी बॉडी हील हो जाएगी। लेकिन हम लोग इतना इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, तो जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई सडन हमें एक सोल्यूशन चाहिए, ठीक। तो तीव्र रोग हमारे यहाँ पर क्या है, जो एक्यूट डिजीज़ है, और जीर्ण रोग क्या है, क्रॉनिक डिजीज़ है। जीर्ण रोग का मतलब जो सालों से प्रॉब्लम चली आ रही है, तीव्र का मतलब जो अभी प्रॉब्लम हुई है और हमारे शरीर से बाहर जाने को तैयार है, लेकिन हम उसे बाहर जाने से रोक दे रहे हैं। तो ये थोड़े टाइम के बाद यही जो एक्यूट डिजीज़ हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्रॉनिक डिजीज़ में। जो नेचुरोपैथी है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं कि हमारे शरीर में मतलब हमको 6 महीने में एक बार फीवर ज़रूर आना चाहिए, और ये जितने अभी हम लोग 5-6 चीज़ों के बारे में बात करें ये ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब फीवर 6 महीने में एक सीज़न चेंज होता है, सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट में आते हैं, तो 6 महीने बाद जो एक नवरात्रि से पहले का टाइम है, उस टाइम यदि हमें फीवर आता है तो इसका अर्थ हुआ, मतलब हुआ कि हमारे शरीर से सभी विजातीय द्रव्य बाहर हो गए। तो वो तब होंगे जब हमने 3 से 5 दिन अन्न वाली डाइट, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दिए, लिक्विड डाइट पर आ गए, या फिर हमने मखाने वगैरह हल्का भोजन लिया जिससे हमारा शरीर विजातीय द्रव्यों को बाहर करके हेल्दी फील करे। तो ये हमारे क्या हो गए, इसलिए तीव्र रोग क्या है, शत्रु नहीं मित्र हैं। मित्र इसलिए है कि वो हमें चेतावनी दे रहे हैं कि यदि हमें समय से बाहर निकलने में सहायता दी तो हम कभी भी जीर्ण रोग में या क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट नहीं होंगे। आगे देखेंगे। मैम मेरा एक प्रश्न है। बोलेंगे पूर्णिमा। मैम बोलते हैं ना कि किसी का बुखार हुआ, बहुत दिन बुखार की वजह से मर गए, वैसे भी हमारे इधर भी गांव में भी ऐसे 1-2 केसेस हुआ है पहले भी। तो जैसे कि मुझे साल में एक बार आते हैं, तो मेरे घर वाले कहते हैं, मैं चुप चुप के मतलब मेडिसिन एकदम से नहीं लेती, तो सब कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, मतलब बड़ों की बात नहीं सुनती, ऐसे मेडिसिन लेना चाहिए, बुखार है तो 4-5 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो कहते हैं ना कि वो मर जाता है, ज़्यादा सर्दी मतलब स्नीजिंग ज़्यादा होता है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाता है, तो ले लेना चाहिए, बड़ों की बात ऐसे होते हैं। तो मतलब मैं जानती, मैं अप्लाई करना चाहती हूँ लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर पाती उनके लिए। बोलते हैं कि इससे कोई दूसरा बीमारी आ जाएगा, क्योंकि जब आपको मेरे 103, 102 जब बुखार होते थे तो बोलते हैं कि इसमें तो मेडिसिन ले लेना ही चाहिए, कैल्पोल वगैरह। 102, 302 नहीं, 102, ठीक। 302 में तो बाहर हो जाएगी। नहीं मैम 102 ही बोला, 102, 103 क्लियर नहीं, हमें 3 समझ में आया। ठीक, देखो पूरी बात, एक बात समझ लो, क्या बुखार नहीं आएगा तो क्या अमर हो जाएंगे? जिनको बुखार नहीं आता है वो क्या अमर हो गए क्या इस धरती पर? ठीक है, वो कोई भी कारण हो सकता है, इस दुनिया से जाने का कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन फीवर ये नहीं कि आपको फीवर आ गया तो आप इस दुनिया से चली जाएंगी। ठीक है, वो बड़े लोग हैं, उनको अभी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि दवा लेकर इस समस्या से तुरंत हमें आराम मिल जाए तो अच्छा रहे। ठीक, वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अब ये हो कि छोटी छोटी समस्याएं हैं तो पहले उनको 2 से 3 दिन फेस कर लो। अगर नॉर्मल तरीके से उन्हें कंट्रोल में किया जा सकता है तो ठीक है। बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन लग रही, वो 3 दिन यदि आप नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं, अन्न वाली डाइट नहीं लेंगे, लिक्विड वाली डाइट लेंगे, तो आप देखेंगे 3 दिन में आपको नेचुरली पता चलेगा कि आपको आराम मिल रहा है या नहीं। नहीं मिले
तो आप उनकी बात मानकर डॉक्टर के पास चले जाइए, ठीक। और यदि जब आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव हो जाए इन बातों पर कि हम अपनी जो भी समस्या है उसको नेचुरोपैथी के माध्यम से कंट्रोल में ला सकते हैं तो आप करें। अन्यथा दो नाव में पैर ना रखें कि ना तो आप अपना ट्रीटमेंट खुद से नेचुरोपैथी का ठीक समझ पा रहे हैं और ना पेरेंट्स की बात मान पा रहे हैं, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट को मानना है, या तो अपने कॉन्सेप्ट को ठीक समझ लें या तो फिर पेरेंट्स की बात मानकर दवा ले लेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग ने पांचों जो अभी पढ़ रहे हैं, आगे भी देखेंगे कि पंच महाभूत हैं, यदि पांचों के का मीनिंग हमने सही से समझा है तब तो हम अपनी चीज़ों को क्योर कर सकते हैं। नहीं समझा है और वैसे भी ओवरऑल कुछ भी आप समझ लें तब भी यदि सीवियर कंडीशन फील करें तो उस समय एलोपैथी लेना किसी के लिए गलत नहीं है। या तो फिर इतना कोई एक्सपर्ट हो आपके पास नेचुरोपैथी का, आयुर्वेद का, अदरपैथी का, कि वो आपकी समस्या को वहीं पर टैकल कर ले। और यदि ऐसा नहीं है तो उस समय एलोपैथी लेना चाहें तो आप आराम से ले सकते हैं। और जैसे ही थोड़ा आराम मिल जाए फिर नेचुरोपैथी वाले रूल्स को फॉलो कर लीजिए, ताकि उन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट ना आपकी बॉडी में आए जो सडन जिन्होंने आपको आराम दिया। और नेचुरोपैथी के रूल को फॉलो करके नेचुरल वे में अपनी बॉडी को फिर से वर्किंग में ले आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे अंजुमा। नंबर 3, रोग का कारण कीटाणु नहीं। रोग का मुख्य कारण कीटाणु नहीं होते। जीवाणु शरीर में जीवनी शक्ति कमजोर होने के कारण एवं विजातीय पदार्थों के संग्रह के पश्चात ही आक्रमण कर पाते हैं। जब शरीर में उनके रहने और पनपने लायक अनुकूल वातावरण तैयार हो जाता है। अतः मूल कारण विजातीय पदार्थ हैं, जीवाणु नहीं है। ठीक है। अच्छा, एंटीजन और एंटीबॉडीज हम लोगों ने पढ़ा था, तो एंटीजन इसमें कहाँ है और एंटीबॉडीज कहाँ है? एंटीजन जो बीमारी आ रही है ना, जो शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है वो है, और एंटीबॉडी जीवाणु से। एंटीजन क्या होगा? जो विजाती जो पदार्थ के कारण हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो रहे हैं वो सब एंटीजन हो गए, ठीक है। और एंटीजन कब काम नहीं करेंगे हमारी बॉडी में? जब हमारे वातावरण के अंदर का वो उनके अनुकूल नहीं होगा तो वो काम नहीं करेंगे, तो एंटीबॉडी होगा मैम। हाँ, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडीज का जो कॉन्सेप्ट है कि एंटीजन कब हमारे शरीर में वर्किंग में नहीं आएंगे? जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज होंगे। एंटीबॉडीज क्या है? हमारे WBC वाइट ब्लड सेल्स हैं। वो यदि पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में है तो शरीर में रोग उत्पन्न होने की संभावना कम से कम होगी। और किसी कारण से हो भी गए हैं लोगों के संपर्क में आने के कारण, या जो जैसे कोविड-19 में जो हमारा कोरोना के टाइम पे जो समस्या आ रही थी, तो ऐसी प्रॉब्लम हो भी गई है तो जल्दी से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो ये क्या है? एंटीजन एंटीबॉडीज़ यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि जो विजातीय जितने द्रव्य हैं वो सब एंटीजन हैं, और जितने भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हैं? सब एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीजन रोग, एंटीबॉडीज रोग से लड़ने की क्षमता। अब कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आपके पास मैटर आ चुका है, जो इसके का बेसिक कॉन्सेप्ट है नेचुरोपैथी का, उसको कल पढ़ के रखेंगे। और जो 10 हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं सभी लोग लर्न करके रखेंगे। कल पहले 5 मिनट डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे का जो बचा हुआ पार्ट है उसको कल कंप्लीट करेंगे। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। मंजू मैम शांति पाठ बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। दोनों एक मसाज करेंगे, उष्मा को चेहरे से लगाएंगे, धीरे धीरे टिमटिमाते अपनी आंखें खोलेंगे। सभी को नमस्कार।